हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जरूर दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं अपने चैनल स्टडी एरियाज पर स्वागत करता हूं। और इसमें जो आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास और वैदिक युग के बारे में पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और स्टार्की। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति जो है आप जानते हैं कि सबसे पहले रूस में शुरू की गई थी और रूस में शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लेनिन। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है लेनिन। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी से हैं और इन्हें समाजवादी के रूप में देखा जाता है, समाज सुधारक या समाज प्रेरणा के रूप में आप इसे जान सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, लेनिन और स्टालिन। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस भी ये भी जो है रूस में ही शुरू की गई थी अप्रैल थीसिस, और इसके जो शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे वो लेनिन ही थे। कौन थे? लेनिन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन, जैसा कि आप जानते हैं कि रूसी क्रांति में इनका एक बहुत बड़ा एक भूमिका रही। रूसी क्रांति 1917 में रूस में हुई थी और जो नई आर्थिक नीति जो घोषणा की गई थी यह की गई थी आपकी 1921 में। ठीक है, 1921 में आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूस की एक सेना के रूप में कार्य करती थी। जब रूसी क्रांति जब हुई थी तो उसी वक्त जो वहाँ के किसान थे और मजदूरों को मिलाकर एक सेना का निर्माण किया गया था जिसे लाल सेना के नाम से जानते हैं। तो सोवियत संघ जब टूटा तो इसे एक प्रमाणित के रूप में इन्हें एक फिक्स सैलरी पे कर दिया गया। जैसे कि एक सेना बनाते हैं वैसे रूस में इसे गठन कर दिया गया। लेकिन लाल सेना के जो गठनकर्ता थे वह है ट्रॉट्स्की। कौन है? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना की गठन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने और कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो जैसा कि आप इसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि जो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो की गई थी वह की गई थी मैकाले ने। ठीक है, और यह कब किया था? यह 1835 में इसने लागू किया था मैकाले ने। कर्जन और डलहौजी के बारे में भी आप जानते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन था उस वक्त। डलहौजी के समय भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी, तार सेवा शुरुआत की गई थी, ट्रेन चलाई गई थी, तो ये सब डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें क्या सरोकार नहीं था? तो ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन सी संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधारक के रूप में हम जानते हैं और इन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि सती प्रथा के समय भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, उसके बाद जो विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया। विधवा पुनर्विवाह जो लागू किया गया था वो किया गया था 1856 में। कब किया गया था? 1856 में। सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय का भी हाथ था और इसमें लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग जो हैं वो इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी दिखाई और इसे समाप्त किया। जो राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें संस्कृत शिक्षा में पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो चाहते थे कि वो भारतीय जितने भी सारे लोग हैं वो अंग्रेजी भाषा सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा सीखने के बाद वह अंग्रेजी फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में इनकी दिलचस्पी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ठीक है, जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर और जनरल डलहौजी। ठीक है, तो इसके जो उत्तरदायी थे वो थे जनरल डायर, जिन्होंने वहाँ के फौज की ऑर्डर दिया था कि सभी को शूट कर दिया जाए। तो इसे जो जनरल डायर को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को किसने मारा था, तो ये थे आपके उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह ने इनके घर में घुस के मारा था। और कुछ क्वेश्चन इससे हम रिलेटेड देखते हैं कि जनरल विलियम बेंटिंग जो थे वह जो अंतिम लॉर्ड गवर्नर और पहले वायसराय थे। माउंटबेटन 1947 के समय यही थे लॉर्ड गवर्नर। उसके बाद जनरल डलहौजी के समय भी बहुत सारे काम हुए, जैसे कि रेलवे का
पटरी बिछना, पहली रेल चलना, पोस्ट ऑफिस की जो शुरुआत की गई, तार सेवा की शुरुआत की गई, और कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जो डलहौजी के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो किनके बीच लड़ा गया था? तो ये था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, जिनके बीच ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में ये लड़ा गया था। यह 1767 से लेकर 1769 तक यह लड़ाइयाँ चली थी। 1767 से लेकर 1769 तक ये लड़ाई चली थी, पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी इसमें लड़ाई गई थी, तीसरी भी लड़ाई हुई और चौथी भी लड़ाई हुई। तो दूसरी जो लड़ाई हुई थी वह हुई थी आपका 1780 से लेकर 1784 से, दूसरा मैसूर युद्ध। तीसरा जो हुआ था वह हुआ था 1790 से लेकर 1792 तक, और चौथा जो हुआ था वह हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। इसी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कर्जन। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जो सती प्रथा पे जो बैन करने वाला जो व्यक्ति था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने ही सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एक भाग था म्यांमार, जो 1937 में भारत से कटकर अलग हो गया था। ये जो कारनामा है ये ब्रिटिश शासन के द्वारा ही किया गया था, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और इसमें भी दो विभक्त हो गए, एक पाकिस्तान बन गया और एक भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो उसे रद्द किस वर्ष किया था? तो आइए हम जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है, इसके करने वाले कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने इसे अलग किया था, बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन इसको एक समय के बाद रद्द कर दिया गया। यह इसका जो वर्ष था यह वर्ष था 1919 में ही इसे रद्द कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जलियांवाला का जो घटना हुआ था ये कब हुआ था? 1919 में किया गया था। ठीक है, और 1917 की यदि बात करें तो 1917 में कौन सी घटना हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी, चंपारण आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में बिहार में भाग लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है चंपारण से कि चंपारण में महात्मा गांधी के साथ किसने दिया था? तो यह साथ देने वाले जो व्यक्ति थे वह थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ठीक है, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं बंगाल के अंतर्गत ही था, लेकिन बंगाल में जैसे उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल का पूरा प्रांत था ही। तो उसके बाद इसलिए इसका जो सही उत्तर है यह है बंगाल महाप्रांत। महाप्रांत इसलिए कहा जा रहा है कि ये काफ़ी बड़ा एरिया था, और बड़ा एरिया होने के साथ ही इसे महाप्रांत के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह थे सर सैयद अहमद। किसने किया था? सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? ठीक है, तो चोरा चोरी कांड जो, जैसा कि आप जानते हैं कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था असहयोग आंदोलन, जिनके कारण यह कोशिश की गई थी कि जो भी अंग्रेज जो काम करते हैं या अंग्रेज जो भी काम करेंगे उसमें हम लोग सहयोग नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही घटना 1922 में घटी कि वहाँ पे किसी गोदाम को लूट लिया गया और वहाँ पे कई पुलिसकर्मी को भी जला दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को 1922 में क्या किया? वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1931 में शुरू किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन 1906 में है, और जलियांवाला हत्याकांड जो है यह है आपका
1919 में। कब है? 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन दोहराए जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1914 से लेके 18 तक यह चला था, यानी 1914 से लेके 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इस समय कौन सा आंदोलन था जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था? ठीक है, तो ये होम रूल लीग था। कौन सा लीग था? यह था आपका होम रूल लीग। तो होम रूल लीग को जो शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, आपको पता है? यह थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में इसे शुरू किया था, होम रूल लीग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और पंजाब। तो भारत में जो सबसे पुराना शहर जो खोजा गया था वह था आपका हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सबसे पहले इसे ढूंढा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे किस पे? सिंधु घाटी के जो लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पे, कर्मकांड पे और आत्मा पे, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति को बहुत ज़्यादा पूजते थे। माताओं जितने भी थे उन्हें पूजा जाता था, इसलिए मातृशक्ति को वो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। ठीक है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। ठीक है, तो उस टाइम जो लोग थे वो चावल उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे उस टाइम, लेकिन उन्हें जो है तंबाकू का क्या था? तंबाकू का ज्ञान उस टाइम नहीं था। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यह था तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह क्या है? ठीक है, वैदिक गणित आपने कई बार देखा भी होगा कई सारे वीडियो में कि वैदिक गणित के टेक्निक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो इसमें जो सुलभ सूत्र जो होता है, ठीक है, तो यह है वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग इसे माना जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग के बारे में बताया गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा वैदिक युग के बारे में डिटेल किया भी गया है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह ऑप्शन ए है। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका क्वेश्चन आंसर आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। पशुपालन से यह इनका एक व्यवसाय के रूप में, मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। उसके बाद ये कृषि करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद में साम वेद एक ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में बताया जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। साम वेद को कैसे देखा जाता है? साम वेद को देखा जाता है मतलब भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में। क्वेश्चन 26। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो विधि का जो निर्माता है
वह किसे माना जाता है? ये मनु को माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है, सबसे ज़्यादा प्रधान ग्रंथ है, वो माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। इसकी यदि पीडीएफ की भी आवश्यकता है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एरिया पे जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आ रही है वो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप पूरी तरह से अपडेट हो पाएँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों को भी भेजें जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गौधन, गौधन और भूमि और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो आर्य जो उस वक्त के थे, तो वो ज़्यादा वो गाय रखना पसंद करते थे। जितनी ज़्यादा उनके पास गायें होती थी वह उतने बड़े व्यक्ति होते थे। इसलिए जो प्रमुख जो संपत्ति का जो रूप देखा जाता था वो देखा जाता था गौधन। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 4 वेद और 18 पुराण। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता एवं त्रिमूर्ति। ठीक है, तो वैदिक धर्म जो है, वैदिक धर्म ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, मुख्य लक्षण इनका क्या था? ये ज़्यादा पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो प्रकृति की पूजा करते थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण, इंद्र, राम और कृष्ण। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो पुरंदर जो बोला गया है वो पुरंदर बोला गया है इंद्र को। किसे बोला गया? ये इंद्र को बोला गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ठीक है, ये वैदिक जो गणित होती है उसमें शुल्ब सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है और शुल्ब सूत्र के जो अंदर है वह हम टोटल उसको पढ़ते हैं ज्यामिति के बारे में। किसमें पढ़ते हैं? ये ज्यामिति के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया? अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से और उपनिषद से। तो अस्तोमा सद्गमय यह जो है वह ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व यानी कि जो कर जो लिया जाता था, जमीन का जो टैक्स होता था वो कितना होता था? वह होता था 1/6। 1/6 आप जितना उगाते हैं उसका 1/6 हिस्सा मतलब वहाँ पे दिया जाता था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी और इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत जब था तो इसमें जो सोने के जो स्वर्ण के जो आभूषण होते थे उसे निष्क के नाम से जानते थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है पतंजलि। ठीक है, आज बाबा रामदेव भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुस्तकें हैं वह संबंधित हैं दर्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? जो वैदिक जब काल चल रहा था तो जितने भी उसमें ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा है वो है सिंधु नदी की। ठीक है, यह सिंधु नदी की कई बार नाम लिया गया है, इसलिए आरंभिक वैदिक साहित्य काल में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो है सिंधु नदी। कर्म और सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से, वेदांत से, न्याय से और ये सभी से। तो कर्म और सिद्धांत ये जो है यह मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजशासन और वंशानुगत राजतंत्र। तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद के बारे में आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? ठीक है, तो गद्य के रूप में जो रचित है वह है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वह गद्य के रूप में रचित किया गया है, रचना की गई उसकी। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पराशर स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति और इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पुरानी स्मृति है वह है आपकी मनु स्मृति। ठीक है, मनु ने सबसे पहले कानून भी बनाए थे कि किन्हें कैसे रहना चाहिए। काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और गीत गोविंद। ठीक है, तो सबसे पुराना जो आदि काव्य है वह कौन सा है? रामायण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। ये सबसे पुराना काव्य है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, चावल और गेहूं। तो हड़प्पावासी जो थे ज़्यादातर ये कपास की खेती करते थे, इसलिए इनका जो वहाँ पे जो व्यापार था वो काफ़ी उन्नत किस्म के यह कपास का उत्पादन करते थे और दूर दूर से लोग यहाँ पे खरीदने के लिए भी आते थे और ये बेचने भी जाते थे। इसलिए हड़प्पावासी इसीलिए ज़्यादा तरक्की अपने समय में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो यह है आपका लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सब तो अब कहाँ चला गया? आपका पाकिस्तान में चला गया। तो लोथल जो है यह भारत में ही है। यह एक बंदरगाह के रूप में भी इसे हम जानते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया, इनमें से कोई नहीं। तो पाली ग्रंथों में जो मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक। ठीक है, ग्राम भोजक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नागार्जुन, घनानंद, महानंदिनी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नंद वंश का जो संस्थापक था वह था महानंदिनी। ठीक है, घनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। किनकी सहायता से मारा था? यह मारा था चाणक्य की सहायता से, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 330 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो सिकंदर है वो भारत पे आक्रमण कब किया था? यह किया था 325 ईसा पूर्व। ठीक है, 325 ईसा पूर्व के समय सिकंदर ने भारत पे हमला किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापदयनंद, घनानंद, कालाशोक और इनमें से कोई नहीं। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। घनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। उसके बाद वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता संभाली और शासन करने लगे। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त, लिच्छवी, मौर्य और नंद वंश के द्वारा। ठीक है, विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह था आपका लिच्छवी के द्वारा यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया? साइरस, डेरियस, कॉम्बिसिस और जर्सिस। ठीक है, तो पहला जो ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अधीन किया था? यह था आपका साइरस। ठीक है, साइरस ने पहला ईरानी शासक था
जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का और जैनों का। तो त्रिपिटक आप जानते हैं इसके बारे में कि त्रिपिटक एक बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, धर्मपाल, गोपाल और देवपाल। ठीक है, तो जो बौद्ध जो शासक थे, उसको विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वह थे आपके महिपाल। ठीक है, महिपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किनके लिए? बौद्धों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे। दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी मेहनत किया जाता है आपके लिए तैयार करने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।